सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे आप लोग। आज हमारा होने वाला है ये फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 है, लेकिन लेक्चर नंबर ये 3 होगा जनरली में। ठीक है, 4 अपलोडेड नहीं है, 3 जो हमारा फोर्स का था वो फोर्स को हम शॉर्ट वीडियो के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये फोर्स कितने टाइप के होते हैं वो ज़्यादा होता नहीं है, तो हमें नहीं लगा कि उसके लिए एक लंबा चौड़ा लेक्चर बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो आज डिटेल देख लेते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या। अगर देखेंगे, अगर उसके लिए होगा तो वो लेक्चर अगेन अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं क्या है। तो पहली बात तो ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन, हमें पढ़ना है ग्रेविटेशन चैप्टर, यानी इसको गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, तो सिंपल सी बात है कि ये है एक टाइप का फोर्स। क्या है? फोर्स है, बल है। किसका? तो अट्रैक्शन का फोर्स है। ठीक है, और रिपल्शन का फोर्स है दो बॉडीज के बीच में। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं कि दो बॉडीज है, एक अर्थ और दूसरा सन, इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। चलो, एक अर्थ और एक मून। हमने ऐसा देखा होगा क्या कि ये सन है, सन के चारों ओर ऐसे एक इलिप्टिकल पाथ में कौन घूम रहा है? तो अर्थ घूम रही है। और दूसरे कलर का पेन ले लो तो इससे पता चल जाएगा ये मून है, और मून ये अपने पाथ पे इसके चारों ओर घूम रही है। किसके? तो अर्थ के चारों ओर घूम रही है। तो ये क्यों घूमती है? ये चाहे तो भाग भी सकती है ना। तो इनके बीच में जो सबसे बड़ी चीज है ना, जिम्मेदारी इनकी, वो है ग्रेविटेशन। यानी इनकी मान लो तो जिम्मेदारी क्या है, तो ग्रेविटेशन है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, हिंदी तो नहीं लिख पाऊंगा सही से, इसलिए बता दो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। आगे आते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग, सिंपल सी बात है, पेन 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 कलर रेड। चलिए आगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशन को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। जी बोल, स्मॉल जी से भी कर सकते थे, लेकिन स्मॉल जी से यहाँ इसलिए नहीं किए हैं कि स्मॉल जी से हमें कुछ और करना है। जब तक हमें कुछ ना करना हो तब तक हम लोग ऐसे थोड़ी बैठते हैं कि सब चीज को ले कैपिटल क्यों माने भाई। तो उसका ये कारण है कि स्मॉल जी से हम लोग अर्थ की ग्रेविटी नापते हैं, स्मॉल जी देंगे तो छोटा हो गया, यानी ग्रेविटेशन, अर्थ की ग्रेविटेशन। ठीक है, वही बात है। तो एक इस जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जनरली इसको हम लोग यहाँ तक भी लिख देते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 भी लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसका जरूरी नहीं है कि 3 डिजिट तक लिए, 2 डिजिट तक भी लिख सकते हैं, और कभी कभी 6.6 भी लिखते हैं, चाहे 6.7 डायरेक्ट लिख के छोड़ देता है। ठीक है, अब इसकी एक और बात है कि एक कैवेंडिश के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी वैल्यू लेबोरेटरी में कैलकुलेट की थी। अब लेबोरेटरी में कैसे जी की कैलकुलेट की थी वैल्यू? सिंपल सी बात है, ग्रेविटेशन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं नॉर्मल अर्थ के अंदर में, कि अर्थ की अपनी ग्रेविटी है। तो लैब के अंदर में उन्होंने क्या किया, लैब के अंदर में इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम के अंदर में उन्होंने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो सिंपल सी बात समझ लो कि ये एक प्रेफर कंडीशन होता है, प्रेफरेबल कंडीशन होता है। क्या होता है? प्रेफरेबल कंडीशन होता है। सिंपल सी बात मान लो तो वो कंडीशन जिसमें कि वो ऑब्जेक्ट चाहे कोई चीज एकदम आइडियल बिहेव करे। अब आइडियल बिहेव से क्या लेना देना है, तो मतलब ऐसा मान ले कि वैसा नेचर डेवलप किया जाता है। जैसे देखते हैं ना कि हम अपने घर में वो लाते हैं, मछलियां लाते हैं, तो मछलियों को रखने के लिए एक कंपार्टमेंट टाइप का, एक टाइप का बॉक्स रहता है, उसके अंदर छोटे छोटे पत्थर डालते हैं, और थोड़ा सा क्या कहते हैं, पत्थर के अलावा वहां पे थोड़ी हरी भरी हरियाली रहती है, और साइड से मोटर लगाया रहता है कि पानी का फ्लो बना रहे, उन मछलियों को फील होता रहे कि इसमें वो तैर रही है। उसको एक्वेरियम हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक्वेरियम बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, जो कि लैब में प्रेफरेबल कंडीशन बनाया जाता है, तो हमारे स्पेस के अकॉर्डिंग बनाया गया, जिससे जी की वैल्यू निकाली गई। ठीक है, आगे बात आती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रेफरेबल क्वेश्चन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता। तो सबसे पहले बात की जाए तो 1680 में न्यूटन ने इसे दिया था। ठीक है, तो अब ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ये कहता है कि फोर्स होता है, एक टाइप का फोर्स होता है ग्रेविटेशन, जो क्या करता है, बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें अर्थ से बाइंड करके रखता है। नहीं तो वही बात है ना कि हम सोचते कि न्यूटन के आने के पहले हम वो सेब गिरा था तो उसके कॉन्सेप्ट से ध्यान देते हैं। यही वही वाला कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि एक सेब टपक गया। जनरली ऐसी कोई बात नहीं कि सेब टपक गया ना। एप्पल, एप्पल का लोगो बना दो, अरे नहीं आता है, सॉरी, खराब है। तो सिंपल सी बात है कि वो कहना है कि हमने अर्थ से कैसे बांध के रखता है, कि हम लोग धरती पे आते हैं ना, उन्होंने कहा, न्यूटन ने कहा कि सेब धरती पे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं चला गया। उनके ऊपर उन्होंने थियरी दी, कॉन्सेप्ट दी। वैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम अर्थ से बंधे रहते हैं, अर्थ से ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, यही मैंने पहले बताया कि जो मून है अर्थ के चारों ओर घूमता है, वो कारण। उसके बाद मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड सन, सन के चारों ओर मोशन प्लेनेट का। उसके बाद टाइड, टाइड क्या होता है, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं, हाई टाइड यानी ज्वार,
और लो टाइड यानी भाटा। इसके बारे में हम लोग ऐसे तो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, बस सिंपल सी बात जान लो कि इसके लिए भी ग्रेविटेशनल पुल जिम्मेदार होता है कि हाई टाइड और लो टाइड के लिए, कि कब हाई टाइड होगा और कब लो टाइड होगा। ठीक है, सिंपल सी इतनी सी बात है। और जो आगे आते हैं, अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहा, इसने कहा क्या कि इट स्टेट दैट, क्या कहा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल attraction between two bodies is directly proportional to their masses and inversely proportional to a square of distance between them। यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो होगा दो बॉडी के बीच में, मतलब दो भी, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हो सकती है, दो क्या कम से कम एक सेलेस्टियल बॉडी होनी चाहिए जब अगर ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट हमें लगाना है ग्रेविटेशन का। ठीक है, कम से कम एक बॉडी क्या होनी चाहिए, सेलेस्टियल। अब सेलेस्टियल क्या होता है, सेलेस्टियल जब हम लोग कहते हैं तो समझ लेते हैं क्या, सेलेस्टियल से मतलब होता है वो कोई भी वस्तु जो ठोस हो, सिंपल सी बात है, सॉलिड होनी चाहिए और स्पेस में होनी चाहिए, लटकी हुई होनी चाहिए, उसी को हम लोग सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। तो एक सेलेस्टियल बॉडी होगी, एक दूसरी कोई भी बॉडी होगी, तो वो क्या कहती है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के, यानी मास बढ़ेगा तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ गया तो मास बढ़ गया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम जाएगा। इसलिए एक फॉर्मूला निकल के आता है F इक्वल टू, क्या निकल के आता है, तो इसको अगर मैं क्लीन लिखना चाहूँ, एक ब्लैक पेन लिख लूँ, F के लिए हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू m2 बाई आर स्क्वायर, यही डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, देन आगे आते हैं, व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो ग्रेविटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व। गुरुत्व बल जो अर्थ के लिए होता है जनरली, ठीक बात है। अब तो ग्रेविटेशन हम लोग काउंट कर लिए किसके लिए, ग्रेविटेशन हम लोग बोल दिए तो किसी भी अदर भी सेलेस्टियल बॉडी के लिए, लेकिन अर्थ के अंदर भी तो अपनी ग्रेविटी होगी जो अट्रैक्ट करके रखने का काम कर रहा है हमको, तो उसी को हम लोग नाम देते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के जगह पे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये क्या होता है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। देन इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और उसमें कैपिटल G की वैल्यू कितनी थी, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। देन आगे ग्रेविटी को जान लिए कि स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, और g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। और वैल्यू की g कहाँ कैसे वेरी करती है उसकी बात हो जाए तो यही कहते हैं। तो मैं एक बनाता हूँ यहाँ पे अर्थ। ठीक है, मान लो ये इक्वेटर हो गई, बीच से लाइन पास करी, इक्वेटर हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऊपर चले जाओ, चलो तो ये तो ज्यादा डिस्टेंस था, यहाँ तक, यहाँ पे इस अप्रोक्स में, और यहाँ पे इस अप्रोक्स में। चलो इरेजर, ठीक है, अब सही है। अब पेन पे आ जाते हैं, तो ये 0 डिग्री हो गया। तो अब ये आर्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, पोल यहीं पे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, अब बात समझते हैं। तो जी की वैल्यू होती जाती है मैक्सिमम पोल पे। अब पोल पे जी की वैल्यू मैक्सिमम क्यों होती है, क्योंकि पोल से जो होता है स्पेस नजदीक पड़ता है, इसलिए वो पोल के पास सबसे ज्यादा वैल्यू हो जाती है जी की। मिनिमम हो जाती है इक्वेटर पे। ठीक है, यानी इस जगह पे सबसे कम वैल्यू हो जाएगी, और इस जगह पे सबसे ज्यादा हो जाएगी, इस जगह पे सबसे ज्यादा हो जाएगी। डिक्रीज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये घटती बढ़ती है, घटती है क्यों, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से घटती है। उसके बाद एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंटू 17 टाइम्स इक्वल टू बॉडी ऑफ द इक्वेटर इज वेटलेस। यानी सिंपल सी इतनी सी बातें हमसे समझ में नहीं आई, अगर मैं इसको बताना चाहूं आपके लिए, तो कहता है कि अर्थ की जो एंगुलर स्पीड है, जिससे जितने स्पीड से वो अपने एंगल पे रोटेट कर रही है, रोटेशन कर रही है, उसमें अगर हम 70 टाइम्स मल्टीपल कर दें, यानी 17 गुना वो बढ़ जाए, तो जो बॉडी होगी इक्वेटर पे, यहाँ पे अगर कोई भी बॉडी होगी तो उसका बॉडी 0 हो जाएगा, उसका वेट 0 हो जाएगा। मास नहीं बदलता है, सिंपल सी, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास कभी नहीं बदलता है, वेट बदलता है, वेट वेरी करता है, वही बात है। और वही जी की वैल्यू के लास्ट एक टर्म निकल के आता है कि मून डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अर्थ के, तो यानी मून पे जी का वैल्यू बढ़ेगा तो अर्थ पे भी जी का वैल्यू बढ़ेगा। बात समझ में आएगी। आगे आते हैं, लिफ्ट की बात होती है। अब लिफ्ट हम लोग देखे होंगे ना, ये सीढ़ियों वाली जो होती है उसको एस्केलेटर बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रही है ना बात, जो ऊपर जाती है, ऐसे ऊपर जाती है, एक ऊपर से इधर साइड से नीचे आती है, उसको हम लोग एस्केलेटर बोलते हैं। ठीक है, एस्केलेटर। लेकिन लिफ्ट वाली कॉन्सेप्ट वही, हाँ, जो पूरी पैक रहती है। ठीक है, तो लिफ्ट के लिए आ जाए, तो लिफ्ट एक बंद दरवाजा है, यहाँ पे दिखाता है 1 नंबर, नहीं यहाँ पे दिखाता है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, चौथे फ्लोर पे, ऐसे करके दिखाता है ना। तो इसी की बात है। तो क्या कहता है, जब लिफ्ट होती है
लिफ्ट, इस पर भी ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है ध्यान से देखिएगा कि जब लिफ्ट होती है वो एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगी, तो ठीक है, तो उस कंडीशन में जो उसका रियल वेट होगा उससे ज्यादा अपीयरेंट वेट होगा। अपीयरेंट वेट मतलब उस करंट टाइम में, अगर ठीक है मैं सिंपल सी बात बताता हूं ऐसा क्यों होता है। हमारा वेट है 40 केजी, मानो किसी ऑब्जेक्ट का वेट है 40 केजी, यहां से ऑब्जेक्ट उठना शुरू होती है, तो ये तो ग्रेविटी के अपोज में बिहेव कर रही है ना। ग्रेविटी नीचे के साइड इसको खींचना चाह रही है, अर्थ की ग्रेविटी ये ऊपर पुल कर रही है, तो एक्सेलरेशन के साथ जाएगी तो इसकी अपीयरेंट वेट बढ़ जाती है। 40 केजी से हो सके तो 41 केजी हो सकता है, 42 केजी हो सकता है, वो डिफर कर सकता है। और वही एक्सेलरेशन के साथ आएगी, नीचे आएगी, तो उसका जो ट्रू वेट रियल वेट होगा वो ज्यादा हो जाएगा अपीयरेंट वेट के हिसाब से, क्योंकि वो तो एक खुद आ रही है और उसके साथ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाएगी तो दोनों बराबर हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा है, एक सिंपल से स्पीड से ऊपर जा रही है चाहे सिंपल से स्पीड से नीचे आ रही है, अप एंड डाउन, ठीक है, अप जाए या डाउन जाए, अगर एक्यूरेट स्पीड से जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, तो उस कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में ट्रू वेट जो होगा वो अपीयरेंट वेट के बराबर होगा। अब एक और चीज है फ्री फॉल। फ्री फॉल के टाइम में लिफ्ट का वेट को हम लोग वेटलेसनेस बोलते हैं, उस टाइम में भारहीनता हमें अनुभव होता है, कुछ फील ही नहीं होता। अगर अचानक से मानो लिफ्ट अगर डोरी से लटकी हुई इसको अचानक से काट दिया जाए तो ठीक है, वो अचानक से ऐसे स्पीड से गिरेगी तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल, वेटलेसनेस, ठीक है। आ गया था केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ऑड है, ठीक है, ये ऑड नहीं होगा, ऑड की जगह पे क्या होगा, ऑफ। केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि ऑल प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द फोकस ऑफ द ऑर्बिट इन इलिप्टिकल पाथ, यानी इन्होंने कहा, पिक्चर लगाया होगा नहीं लगाया, ठीक है, अगर ये सन है, ठीक है, तो इसके चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में, सर्कुलर पाथ में नहीं, ये अर्थ है, ऐसे रोटेशन लेता है, ठीक है। तो जो भी प्लैनेट है वो सन के चारों ओर रोटेशन लेती है, ठीक है, कैसे पाथ में, तो इलिप्टिकल पाथ में। उनकी एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड सन रिमेन्स कांस्टेंट, और पूरे कंडीशन में उनकी एरियल वेलोसिटी हमेशा बराबर रहती है, एक स्पीड से वो लोग मूव करते हैं, ठीक है, एरियल वेलोसिटी हमेशा बराबर रहेगी उनकी। तो स्पीड ऑफ प्लैनेट कहते हैं कि जैसे जैसे सन के पास आती है तो बढ़ जाती है और सन से दूर जाती है तो घट जाती है। क्यों, सिंपल सी बात, जब यहाँ पे पास आएगी तो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए वो तो काफी जल्दी कवर कर लेगी। चलो पेन चेंज कर देता हूँ, पता चल जाएगा। ये डिस्टेंस तो कवर करने में काफी जल्दी वो कवर कर लेगी, लेकिन अगर ये डिस्टेंस कवर करने तो काफी दूर है ना, तो इसके लिए उनका जब वो दूर होगी उनकी स्पीड कम हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक उनकी स्पीड काफी ज्यादा रहेगी। मतलब यहाँ से आई एकदम से निकल गई, फिर धीरे 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 आई 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 और एकदम से फिर फास्ट निकल गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। यहाँ पे टी क्या है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, और आर तो डिस्टेंस प्लैनेट का सन, ये तो हमें खुद समझ में आता है। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन यानी जितने टाइम में वो रेवोल्यूशन कर लेती है अर्थ का, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग, मतलब सन का, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो मरकरी के लिए वही 88 डेज है, मरकरी सबसे नजदीक है तो इसलिए वो 88 डेज में कंप्लीट कर लेती है, और प्लूटो सबसे दूर है, वो 247.7 ईयर्स में कंप्लीट करता है, मतलब मानो तो 250 सालों में अप्रॉक्स वो कंप्लीट करता है। प्लूटो सबसे दूर है इसलिए। अब प्लूटो बोलोगे यहाँ पे प्लैनेट नहीं है, तो प्लैनेट में कंसिडर करोगे तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नेपच्यून, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो कौन सा प्लैनेट हो जाएगा, सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट, तो नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, सैटेलाइट आखिर होते क्या है, ठीक है। सैटेलाइट क्या होता है, जनरली सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, एक तो आर्टिफिशियल हो सकते हैं या नेचुरल हो सकते हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट जैसे हमारा अर्थ का मून, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो सैटर्न का टाइटन है, ठीक है, टाइटन नहीं, टाइटन, टाइटन, इरेजर, एक सेकेंड, तो चलो क्या, तो सैटर्न का टाइटन है, ठीक है। उसके बाद बात कर ली जाए तो वैसे ही है किसकी, तो जुपिटर की, जुपिटर की क्या है, तो जुपिटर की है 3 है, तो एक जी से कुछ नाम है, मुझे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। चलो वो तो बात आखिर बात की है, हमें ये समझ लेना है कि हमें यहाँ क्या क्या समझना है, तो हमें सैटेलाइट समझना है, यानी सैटेलाइट आखिर क्या है, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात होती है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, जो मूव करता है वेस्ट से ईस्ट में, कितने हाइट पे, तो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे
और अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है 36 किलोमीटर की हाइट पे। और इस ऑर्बिट को जनरली हम लोग पार्किंग ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या हुआ, वो सैटेलाइट जो वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी, रोटेशन लेगी अर्थ के चारों ओर 36,000 किलोमीटर की हाइट पे, ठीक है। और इनके ऑर्बिट को हम लोग नाम देते हैं पार्किंग ऑर्बिट, ठीक है। और दूसरी बात, एक और चीज लिखा हुआ है, ऑल सैटेलाइट ऑफ डिफरेंट मासेस सेम रेडियस हैव सेम ऑर्बिटल स्पीड। अगर बहुत सारी सैटेलाइट है, दो सैटेलाइट को कंसीडर कर लो और उनका मास अलग अलग है, ठीक है, लेकिन उनकी रेडियस बराबर है, तो उनकी ऑर्बिटल स्पीड भी बराबर होगी, ठीक है। अगर रेडियस ज्यादा हो जाएगा देन ऑर्बिटल स्पीड उनकी कम हो जाएगी। अब तीसरा चीज है यहाँ पे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, यहीं पे पीछे हम लोग जाने ना, यहाँ पे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी लिखी हुई थी, ठीक है, इसी के बारे में जानना है, ठीक है। आगे आते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या हुआ। तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के लिए हमने कहा कि सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, वो ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस निकालेंगे। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वही ना 2πr, ठीक है। और ऑर्बिटल स्पीड से डिवाइड कर देंगे, जिस स्पीड से वो मूव कर रही होगी अपने ऑर्बिट पे, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो वही बात कहता है कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एनपीओआर मोर व्हेन हाइट इंक्रीज, जब हाइट बढ़ेगा तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बढ़ जाता है। और लेकिन वही पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अर्थ के सबसे नजदीक कितना होता है, 84 मिनट में हो जाता है। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ, और जनरली एक और टर्म बात की जाती है कि अर्थ के चारों ओर लगभग जो ऑर्बिटल स्पीड होती है सैटेलाइट की, वो होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 7.9 किलोमीटर, ठीक है। आगे आते हैं, स्कैप वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। स्कैप मतलब भागने वाला वेग, सिंपल सी बात करते हैं, भागने वाला तो इसको नहीं बोलते, पलायन वेग बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। क्या, तो पलायन, पलायन वेग इसको नाम देते हैं हम लोग, ठीक है, पलायन वेग नाम देते हैं। अब स्कैप वेलोसिटी जनरली क्या हो गया, तो कहते हैं मिनिमम वेलोसिटी टू स्कैप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड आल्सो कॉल्ड कॉस्मिक वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाए और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए और रिटर्न अर्थ पे वापस नहीं आए, उसको हम लोग नाम देते हैं स्कैप वेलोसिटी। जो कि अर्थ के लिए स्कैप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या इससे ऊपर से फेंका जाएगा किस स्पीड से, तो वो कभी अर्थ पे वापस नहीं आएगी। इसी से फेंका जाता है, तभी कोई सैटेलाइट जो होती है, रॉकेट्स होते हैं, वो आसमान से मतलब क्या हमारे ऑर्बिट से बाहर चले जाते हैं। और वही मून के लिए 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है, ग्रेविटेशनल फील्ड कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, किसके कंपैरिजन में, तो अर्थ के कंपैरिजन में, मून पे, ठीक है। वो दो और चीज है यहाँ पे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का किसी भी सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो सकता है, वो हो सकता है क्या, रूट अंडर ऑफ जी, स्मॉल जी और आर की वैल्यू, ठीक है, स्मॉल जी आर। और इसका वेलोसिटी सैटेलाइट का क्या हो सकता है, तो उसको √2 GR हो सकता है, बस उसमें इसमें √2 लग गया, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। आर रिप्रेजेंट फॉर रेडियस, ठीक है, जी ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है, बस इतनी सी बात है। तो स्लाइड्स खत्म हो गई। सो थैंक यू एवरीवन, आज का लेक्चर हमारा होता है यहाँ पे एंड, तब तक के लिए बाय बाय, चलिए।